हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा एक नया टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय विदेश नीति। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति में क्या क्या बदलाव हुआ, इसकी क्या परिभाषा है और विदेश नीति कैसे बदलती रही है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए इसको आसान शब्दों में समझने की प्रयास करते हैं। भारतीय विदेश नीति बदलाव की ओर कैसे परिभाषित होती है विदेश नीति, इसको देखते हैं। विदेश नीति एक ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। मतलब जो भी देश है वो अपने सरकार अपने देश के बाहर अपने संबंधों को क्या करता है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप से संचालित करता है। वही कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रतिबंध करने का एक कौशल है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू, राजनीतिक, अन्य देशों की नीतियां या व्यवहार एवं विशिष्ट भू राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होते हैं। शुरुआत के दिनों में यह माना गया कि विदेश नीति पूर्णतः विदेशी कारकों और भू राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होती है, परंतु बाद में विशेषज्ञों ने यह माना कि विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घरेलू कारक का मतलब होता है कि आपके जो अपने जो देश में राजनीतिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की विदेश नीति की मुख्य उद्देश्य क्या है, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसी भी अन्य देश के सामने ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है। उल्लेखनीय है कि सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित का दायरा अलग अलग होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि भी शामिल है। अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिए भारत को विदेश सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता और टेलीफोन की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर नीति निर्माताओं ने काफी अधिक ध्यान दिया है। विश्व भर में भारत का डायस्पोरा भी काफी मजबूत है और तकरीबन विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संलग्न कर वहां उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना है। इसी के साथ उनके हितों की सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की विदेश की मुख्य 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। भारत की विदेश नीति की 4 मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना है। दूसरा, ऐसे वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, जिससे देश में गरीबी से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। 3 में, यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए और विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे आतंकवाद, वायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दे को भारत प्रभावित कर सके। 4 में, विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना। आगे देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत
के बारे में अब देखते हैं। पंचशील सिद्धांत। उल्लेखनीय है कि पंचशील सिद्धांत को सर्वप्रथम 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत के मध्य संधि करने के लिए प्रतिपादित किया गया और बाद में इसका प्रयोग विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए भी किया गया। 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना। 2. पारस्परिक आक्रमण न करना। 3. परस्पर हस्तक्षेप न करना। 4. समता और आपसी लाभ में हस्तक्षेप नहीं करना। और 5वां शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाना। ठीक है, आगे भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत किसी विशेष देश के विरुद्ध किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं करता है जब तक कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साधन न अधिरोपित किया जाए। ध्यावता है कि भारत ऐसे शांति सैन्य अभियानों में ही हिस्सा लेता है जिनमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल शामिल हो। भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने के विश्वास नहीं रखता, परंतु यदि कोई देश अनजाने या जानबूझकर भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है तो भारत बिना समय बर्बाद किए हस्तक्षेप करने में नहीं झिझकेगा। भारत आक्रमणकर्ता के साथ पर निर्माणात्मकता पर जोर देता है। भारत का मानना है कि युद्ध समस्या का हल नहीं है बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत होती है, परंतु धैर्य की नीति को भारत की कमजोरी नहीं माना जा सकता। बदलती भारतीय विदेश नीति के बारे में अब देखते हैं। भारत की वर्तमान विदेश नीति की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें पूर्व की सभी नीतियां की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। भारत अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है। डोकलाम में भारत की कार्रवाई और वर्ष 2016 में उरी आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। कई जानकारों का मानना है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्रवाई की अस्पष्टता दिखाई देती है। बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी औपचारिक समूह और निर्भरता को सीमित कर रहा है। भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंध इस तथ्य के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत पाकिस्तान संबंध विदेश नीति के बारे में देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की पृष्ठभूमि भावनात्मक लगाव एवं अप्रत्यक्ष घटनाओं का इतिहास है। निकटतम पड़ोसी होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी एवं विघटनकारी नीतियों के कारण भारत से लगातार दूर होता गया। वर्तमान में आतंकवाद एवं कश्मीर विवाद से दोनों देशों के संबंध कड़वाहट से भर गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ शांति, मित्रता एवं सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए सदैव गंभीर प्रयास किए हैं, परंतु पाकिस्तान द्वारा सदैव नकारात्मक प्रत्युत्तर दिया गया। वाजपेयी द्वारा की गई लाहौर बस यात्रा तथा लाहौर घोषणा का जवाब कारगिल घुसपैठ के रूप में दिया गया। कारगिल प्रकरण से भारत की एक जिम्मेदार राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और अधिक मजबूती प्राप्त हुई। कारगिल संघर्ष के बाद भी पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी दुष्प्रचार करना तथा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना जारी है। समझौता एक्सप्रेस, दिल्ली लाहौर बस सेवा के जारी रखने, तीर्थ यात्रा यात्रियों का सांस्कृतिक कमियों के आवागमन से जनता के स्तर पर परस्पर संपर्क कायम हुआ है। पाकिस्तान के प्रति अपनाई गई
नरम नीति से सैन्य मोबल में भी आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन तथा भारतीय जन सामान्य में निराशावाद जैसे नकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। नकारात्मक जो भी है सम्मान ये सामने आए हैं। किंतु इस नरम प्रकार की कूटनीति ने पाकिस्तान के वास्तविक मंसूबों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पूरी तरह उजागर कर दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नई सरकारें भी पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर दिया। इसी संदर्भ में 24 सितंबर 2004 को न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मध्यम शिखर वार्ता हुई। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमलों और इस हमले में पाकिस्तान के तत्वों की संलिप्तता के कारण द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया को रोक दिया गया। 26 से 11 के आतंकवादी हमले के पश्चात भारत पाक संबंध अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस संबंध में भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि हमले में साजिश रचने वाले आतंकवादी समूहों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा उससे कोई वार्ता नहीं की जाएगी। भारत श्रीलंका का संबंध के बारे में अब देखते हैं। तमिल मुद्दा। श्रीलंका में तमिल मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने श्रीलंका पर भरोसा जताया है। भारत ने श्रीलंका को समानता, न्याय, शांति और सम्मान हेतु तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने को भी अनुरोध किया है। युद्ध प्रस्तावित क्षेत्रों में विकास। श्रीलंका ने भारत के उत्तर और पूर्व में अधिक घर बनाने का अनुरोध किया है, जबकि भारत ने अब तक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में 46,000 घरों का निर्माण करने में मदद की है। श्रीलंका ने गहरे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की तकनीक के लिए सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया है, जिससे श्रीलंकाई लोगों के लिए रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंध प्राधिकरण, इसके बारे में देखते हैं। क्षेत्रीय जल से निकटता, विशेष रूप से पाक जल डमरू मध्य और मत्रार की खाड़ी में के कारण दोनों देशों में मछुआरों के भटकने की घटनाएं आम है। ऐसी स्थिति के मद्देनजर दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने वाले मछुआरों के कारण उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए कुछ व्यवहारिक व्यवस्थाओं पर सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका ने दो देशों के बीच एक संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंध प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है। इस प्राधिकरण में दोनों देशों के 7 सदस्य होंगे, जिसमें नौकरशाह, शोधकर्ता, मछुआरों के संघ के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। अब ऋण जाल क्या है? डेप्ट ट्रैप, इसके बारे में देखते हैं। भारत ने चीन के ऋण जाल कूटनीति में फंसे श्रीलंका से इस ऋण जाल के संबंध में चर्चा की। ऋण जाल कूटनीति का तात्पर्य चीन द्वारा विकासशील या अविकसित देशों जैसे अफ्रीका देश जो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए धन उधार लेते हैं को लुभाने या फंसाने की रणनीति है। हिंद महासागरीय क्षेत्र। दोनों देशों ने हिंद महासागरीय क्षेत्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि के लिए आपस में सहयोग करने पर सहमति जताई। भारत ने अपनी पड़ोसी पहले की नीति और सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं समृद्धि के तहत हिंद महासागर की सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा यह प्रयास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपके लिए लाभदायक है यह लेक्चर तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो के शेयर करें। अगर आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।